हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, जिसमें हमारा पॉइंट अभी चल रहा है वो है मैकेनिज्म। इसके अंदर हमने 3 थ्योरीज कवर कर ली थी, जिसमें फर्स्ट डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस, जिसके अंदर था कि डिफ्यूज़न जैसे हाई टू लो होता है, उसी तरह से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का डिफ्यूज़न भी हाई टू लो यानी कि सोर्स टू सिंक होता है। सेकेंड थी एक्टिवेटेड डिफ्यूज़न हाइपोथेसिस, जिसके अंदर एक्टिवेटेड यानी कि इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट थी डिफ्यूज़न के लिए, और जिसमें एक्टिवेट किया जा रहा था या तो साइटोप्लाज्म को सेल्स की या फिर जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं उनको, ताकि वो आपस में इंटरफेयर नहीं करें और इजी टू डिफ्यूज़न हो पाए। उसके लिए एनर्जी की फॉर्म में ये एटीपी को यूज़ कर रहे थे। थर्ड हाइपोथेसिस थी स्ट्रिमिंग की, कि प्रोटोप्लाज्म स्ट्रिमिंग होता है, सेल्स के अंदर स्ट्रिमिंग, सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रिमिंग करता रहता है, मूव करता रहता है, और इस वजह से जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट आता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है और डिफ्यूज़न के थ्रू वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। तो इस तरह से 3 हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके थे, जिनके अगेंस्ट हमने ऑब्जेक्शंस भी पढ़ लिए थे कि ये तीनों ही, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट बहुत कम है इनकी, कि इनके थ्रू अगर होगा तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट कि सबके अलग अलग ऑब्जेक्शंस थे। जैसे स्ट्रिमिंग वाले की बात करें अगर हम, तो स्ट्रिमिंग में जो यंग सेल्स होती हैं उनके अंदर स्ट्रिमिंग देखी गई थी, लेकिन जो मैच्योर सेल्स थी सीव ट्यूब्स, उनके अंदर ये स्ट्रिमिंग नहीं होती है। उसी के साथ डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न की ये थी कि एटीपी का हमने कहीं यूज़ नहीं देखा था। अब हम पढ़ते हैं थर्ड थ्योरी, फोर्थ थ्योरी, जो कि है ट्रांससेलुलर स्ट्रिमिंग थ्योरी। अब ट्रांससेलुलर स्ट्रिमिंग हाइपोथेसिस या ट्रांससेलुलर स्ट्रिमिंग थ्योरी ये भी कुछ इसी तरह से है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़, स्ट्रिमिंग का मतलब आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका हो। अब ट्रांससेलुलर स्ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर जो मैं वर्ड कह रही हूँ उसे ध्यान रखिए कि थेने एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1964 में एक सिंपल सी बात कही कि जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स कैसी होती हैं आपको जैसा पता हो, यहाँ देखिए ये सीव ट्यूब्स आपको दिख रही है। एक ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो सीव ट्यूब है इसकी अपर साइड में ये सीव प्लेट पे पोर्स होते हैं, जो कि सेकेंड सीव प्लेट से इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो इन्होंने, सिर्फ थेने ने ये कहा कि जो सीव ट्यूब हैं वो सीव ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, और उनकी जो अपर वाली प्लेट होती है, मतलब उनकी जो बाउंड्री प्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर छिद्र होते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उन्होंने फर्स्ट चीज़ तो ये कही थी कि ये जो पोर्स हैं, ये पोर्स में मतलब हर एक सीव ट्यूब के पास में कुछ ऐसे प्रोटीनियस फिलामेंट्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि इन पोर्स के थ्रू कंटिन्यूअस कनेक्ट रहते हैं सारी ही सीव ट्यूब से। आप ऐसे मान लीजिए कि आप कोई एक प्लेट लो, उस प्लेट में बहुत सारे पोर कर दो, और उनके बीच में हर पोर में से कुछ ना कुछ जो थ्रेड होते हैं, जो धागे होते हैं, उन्हें फंसा दो, और ऐसे करके आप बहुत सारे जो जितने भी प्लेट्स ले रहे हैं उन्हें कनेक्ट करो। जैसे कि आप कैंस ले लो या कोई डब्बे ले लो, उन डब्बों को इन थ्रेड के थ्रू आपस में बांध दो। अब उनका यही कहना था कि इस तरह से कनेक्ट होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर ये सेल है, ठीक है, ये एक सीव ट्यूब हुई, अब इनके अंदर जो ये पोर हैं, तो उन्होंने यही कहा कि सीव ट्यूब आपस में कनेक्टेड रहती हैं, और इन सीव ट्यूब के अंदर पतले पतले थ्रेड प्रेजेंट होते हैं। इन थ्रेड को हम इनसे दिखा देते हैं इस तरह से। इनके अंदर ये बहुत सारे थ्रेड होते हैं, जिन्हें, थ्रेड का मतलब धागे नुमा संरचनाएं हैं, प्रोटोनियस स्ट्रैंड्स हैं, प्रोटीनियस के मतलब प्रोटीन से बने हुए स्ट्रैंड या थ्रेड गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिलामेंट पाए जाते हैं, जो कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट होते हैं इन सीव ट्यूब की पोर्ट्स के थ्रू आपस में। अब ये जो क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट के प्रोटीनियस स्ट्रैंड या थ्रेड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो फिलामेंट हैं, इन फिलामेंट के अंदर कॉन्ट्रिक्शन होता है। कॉन्ट्रिक्शन का यानी कि ये इस तरह से सिकुड़ते और फैलते हैं। जैसे कि आप एक रस्सी को झटकते हैं तो सिकुड़ती और फैलती हुई जाती है। इस तरह से इन्होंने सिंपल सा ये कहा कि इनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जैसे अमीबा के अंदर होता है उस तरह से इनके अंदर पैरासिटिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पैरासिटिक मूवमेंट होता है। तो उस वजह से इनके पैरासिटिक मूवमेंट के कारण जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो भी इनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं।
तो सिंपल सा यही कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ तक पहुँचा कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट, अब इसके यहाँ पर मूवमेंट होने से ये यहाँ पहुँचेगा, फिर थोड़ा आगे पहुँचेगा। इस तरह से इसके पैरासिटिक मूवमेंट से, कि पैरासिटिक मूवमेंट यानी कि क्रमानुकुंचन हिंदी में कहें कि ये इस तरह से कुंचित और मतलब फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, उस वजह से जो मूवमेंट हो रहा है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के लिए। अब इन्होंने ये बात तो पूरी कह दी थी, लेकिन इस थ्योरी को नहीं मानने के लिए रीज़न ये था कि ऐसा कोई सीव ट्यूब्स के अंदर स्ट्रक्चर नहीं देखा गया है। सो ये इनका ऑब्जेक्शन था। तो चलिए इस थ्योरी को यहाँ से कवर कर लेते हैं कि ट्रांसलेटरल स्ट्रीमिंग क्या होती है। सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकुलेट एंड फ्लड कांस्टेंट और साइटोप्लाज्म थ्रू लीनियर फ्रिल्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड प्लांट सेल्स। सिंपल सी चीज़ कि जो पार्टिकुलेटेड एंड फ्लड कॉन्स्टिट्यूशंट्स हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस हैं जो कि लीनियरली प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। लीनियर मतलब रेखीय फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, खड़ी तरह से। जैसा कि आपको भी बताया था कि वो कुछ इस तरह से ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। ये एक सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे आपस में प्रेजेंट रहते हैं, और ये सब आपस में सीव ट्यूब के पोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, और इनके अंदर जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तभी मूव करते हैं। सो ही फर्दर प्रपोज्ड दैट ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स आर प्रोटीनियस एंड कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोट्यूबुल टू अफोर्ड रिदमिक कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी चीज़, आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ कि यही बात थी कि साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे फ्लड के कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि लीनियरली अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रखते हैं, मतलब रेखीय फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वे में अरेंज रखते हैं। और ये जो ट्रांससेलुलर स्ट्रैंड्स हैं ये प्रोटीनियस होते हैं, और इनके अंदर जब रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि क्रमानुकुंचन होता है रिदमिक फैशन में, फैलना और सिकुड़ना, उस वजह से जो फूड है, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई हो। चलिए नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी। अब इसके एक पॉइंट और कि इस थ्योरी के आपको एक्सेप्शन में बता चुकी हूँ, सिंपल सा, कि इसके अंदर ऐसा कोई सीव ट्यूब के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा गया था। अब इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थ्योरी ये दी थी फैंसन एंड स्पेनर ने 1958 में। अब इन्होंने क्या कहा था, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि आप अगर एक बार इस थ्योरी को पढ़ने से पहले सिंपल से समझ लीजिए कि इन्होंने कहा कि जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब की सीव प्लेट पर ऊपर साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और नीचे साइड में पॉजिटिव चार्ज कम होता है, यानी कि उनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आपने सुना होगा, आवेश उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अपर साइड, जब इस सीव ट्यूब के ऊपर की साइड बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहता है, लोअर साइड में कम रहता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सीव ट्यूब है अगर, तो इस सीव ट्यूब की ये सीव प्लेट हो गई। अब इनके अपर साइड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है पहले, ठीक है, ट्रांसलोकेशन से पहले। इसे हम 4 बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कम होता है, यानी 1 और 2, ठीक है। यानी कि सीव ट्यूब की बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। उस वजह से अभी पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पोटेशियम्स के कारण होता है, जो पोटेशियम आयन है उनके कारण होता है। यानी कि यहाँ पे K+ की अधिकता है, K+ ज़्यादा है और यहाँ पर K+ कम है। अब इनके अकॉर्डिंग कि जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को मूवमेंट करना होता है, यानी कि जितने भी फूड मटेरियल जब इनको जाना होता है, तो ये भी हाई सॉल्यूट्स, यानी कि जहाँ पर हाई और ये चार्ज है वहाँ से लो चार्ज की तरफ मूव करते हैं। तो सिंपल से इन्होंने ये कहा कि जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को मूव करना होता है तो ये हाई चार्ज टू लो चार्ज की तरफ मूव करते हैं, और इनको हाई चार्ज टू लो चार्ज ले जाने का काम पोटेशियम आयन करते हैं। यानी कि पोटेशियम आयन अपने साथ में
इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ले जाते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम आयन है और ये अपने साथ इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यानी कि हाई टू लो लेके जाता है और वहाँ पर आने के बाद ये पोटेशियम आयन धीरे धीरे करके इनको लीव आउट करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये पोटेशियम आयन इन सॉल्यूट्स को लेकर आते हैं और ये सॉल्यूट्स इस तरह से इस सेल से इस सेल और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पहुँचते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे पोटेशियम आयन को लेके आते हैं तो धीरे धीरे करके सारे ही यहाँ पे आ जाएंगे पोटेशियम। तो यहाँ पर K+ का चार्ज ज़्यादा होने लगता है धीरे धीरे टाइम के साथ। जब यहाँ पर K+ का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है धीरे धीरे इस सेल मतलब दूसरी साइड सेल्स की, तो यहाँ जो कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये कंपेनियन सेल्स का मतलब सहकोशिकाएं, ये K+ को वापस लेके जाती हैं और यहाँ पे फिर से छोड़ देती हैं। सो सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर एक सिंपल सा यही है कि यहाँ K+ का चार्ज ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा वाले K+ अपने साथ में पोटेशियम आयंस को अपने साथ में इन फूड मटेरियल को लेके आते हैं यहाँ, और धीरे धीरे करके जब यहाँ पर पोटेशियम आयन पहुँच जाते हैं तो इन सॉल्यूट्स को तो छोड़ देते हैं, लेकिन इनका अमाउंट यहाँ ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जैसे ही इनका अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर प्रेजेंट कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, इन K+ को वापस लेके जाती हैं और यहाँ पर इन्हें वापस से छोड़ देती हैं। तो आपको आई होप ये पॉइंट समझ आया हो। और इसके बाद ये फिर से नेक्स्ट सेल के अंदर K+ सेल्स लेके जाएंगी। तो ये मूवमेंट इनका चलता रहता है। सो इन्होंने सिर्फ सीधा यही कहा कि इसके लिए इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हाई होता है, वहाँ से लो की तरफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी चार्ज के साथ साथ मूव करते हैं, जो कि सीव ट्यूब के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो कि पोटेशियम के कारण होता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुका हो। चलिए इसको थ्योरी के थ्रू पढ़ लेते हैं। ऑर्डिंग टू दिस थ्योरी पुट फॉरवर्डेड बाय फैंसन 1957, स्पेनर 1958, ये कि स्पेनर एंड फैंसन ने दी थी द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू सीव ट्यूब्स टेक प्लेस प्रोबेबली ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द सीव प्लेट, कि ये जो ट्रांसलोकेशन है सॉल्यूट्स का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो सॉल्यूट्स आ रहे हैं सीव ट्यूब के अंदर, ये टेक प्लेस यानी कि ये होते हैं मोस्टली प्रोबेबली, जिसका मतलब है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सीव ट्यूब, की जो सीव ट्यूब थी उसकी दोनों तरफ क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, विभवांतर है, एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुड बी मेंटेन्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ पोटेशियम एट द सीव प्लेट्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये मतलब मेंटेन इसको कौन कर रहा है, कि जो K+ का सर्कुलेशन, कि ये फ्लड के साथ साथ जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट को लाते हैं तो एक साइड जब लो साइड पे आ जाते हैं और फिर जब इनकी इधर अधिकता हो जाती है तो इन्हें कंपेनियन सेल्स वापस पहुंचा देती हैं दूसरी साइड पर। तो इनका सर्कुलेशन ऑफ K+ ये क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। एंड बट ड्यू टू लेक ऑफ एविडेंसेस दिस थ्योरी कुड नॉट बी एलेबरेटेड फर्दर, कि सिंपल सी चीज़ इन्होंने ये सब बोल दिया था। अब इस थ्योरी में सपोर्टेंस ये थी कि हाँ पोटेशियम की जो कमी है वो तो देखी गई है, जब ट्रांसलोकेशन होता है तो प्लांट में पोटेशियम की कमी होती है। और दूसरा पॉइंट ये था कि हाँ ये इस तरह से जो इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का बताया कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम सीव ट्यूब के, ये भी देखा गया था। लेकिन ये तो सपोर्ट तो करे, तब ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये था कि इससे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव है तो सिर्फ नेगेटिव जाने चाहिए, या चलिए ठीक है पोटेशियम के साथ जा भी रहा तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही जा सकता है, लेकिन बाकी जो सॉल्यूट्स हैं वो कैसे जाएंगे, और इससे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो ट्रांसलोकेशन है वो पॉसिबल हो सकता है। जब दोनों डायरेक्शन में साथ साथ चलता है तो वो कैसे पॉसिबल। तो सिंपल सी चीज़ कि ये इन चीज़ों को पुष्टि नहीं कर रहा था कि कैसे दोनों डायरेक्शन में हो रहा है और सिर्फ पॉजिटिव ही जाएंगे ना, फिर नेगेटिव क्यों जाएगा। तो ये थ्योरी इन चीज़ को नहीं बता पाई, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारी सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी आती है जिसका नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये मास फ्लो हाइपोथेसिस मुंच ने दी थी 1930 में, इसलिए इसे मुंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मास फ्लो का मतलब होता है कि मास के अगेंस्ट। सिंपल सी चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर बार बार एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है, चाहे डिफ्यूज़न ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक ऑस्मोसिस ले लीजिए, अभी तक जितने भी आपने पढ़े सब में कहीं ना कहीं
डिफ्यूज़न तो इन्वॉल्व है, डिफ्यूज़न को सिंपल से मतलब डिफ्यूज़न मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो डिफ्यूज़न का भी जैसे कि रोल होता है हाई टू लो, उसी तरह से आपने चाहे डिफ्यूज़न थ्योरी पढ़ी, उनमें भी आपने देखा था कि हाई टू लो जा रहा था। स्ट्रीमिंग पढ़ी, उनमें भी दोनों में ही डिफ्यूज़न रोल प्ले कर रहा था। और उसके बाद इलेक्ट्रोकॉस्मिक थ्योरी में चार्ज का डिफ्यूज़न था, मतलब चार्ज में ऑस्मोसिस होता है हाई टू लो। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस भी यही कहती है कि जो मास है, मास मतलब जो सेल्स के अंदर फूड मटेरियल बनता है, उनका मास हाई टू लो मूवमेंट करता है। हाई टू लो मतलब सॉर्ट्स के पास ये ज़्यादा होता है, इसलिए सिंक तक जाता है। और ये जाता है क्योंकि टर्गर प्रेशर यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनता है टर्गर प्रेशर का, उस वजह से। अब ये सब आपको हम इस थ्योरी के थ्रू समझेंगे और ये सब आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये दो थ्योरी समझ में आई हो। मास फ्लो हाइपोथेसिस हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। तो टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।